आज मैं आपको एक फैमिली साई-फाई मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है डैरिल। फिल्म साउथ कैरोलिना में शुरू होती है जब एक नीली कार एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए पीछा की जा रही होती है। कार को एक मशहूर फिजिसिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डॉक्टर मलिगन चला रहे होते हैं। उसके साथ बैक सीट में एक 10 साल का बच्चा होता है जिसका नाम डैरिल है। यह बच्चा हमारी कहानी का हीरो है। फिर हमें यह पता चलता है कि उनका पीछा एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी के सोल्जर्स कर रहे हैं जिसका नाम है टेसोम। डॉक्टर मलिगन हेलीकॉप्टर से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और घने दरख्तों के बीच छिप जाता है। फिर डॉक्टर इस मौके का फायदा उठाता है और डैरिल को कार से बाहर निकालता है और बच्चा नजदीक के ट्रेल की तरफ भाग जाता है। फिर डॉक्टर मलिगन जानबूझकर कार को एक खुली सड़क की तरफ ले जाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर का ध्यान खींच सके। डॉक्टर अपनी जान की कुर्बानी देते हुए वह अपनी कार को क्लिफ से नीचे गिराते हैं और नदी में गिर जाते हैं। कार एक झटके में कुचल जाती है जिससे सोल्जर्स को यह जानने का मौका नहीं मिलता कि डैरिल पहले ही भाग चुका है। और डॉक्टर मलिगन वापस आते हैं जब हेलीकॉप्टर ध्यान से एक्सीडेंट के मलबे का जायजा लेता है। डैरिल को एक बुजुर्ग जोड़ी ढूंढ लेती है। वह उसे बार्किंगटन साउथ कैरोलिना के नजदीक के एक इंडस्ट्रियल टाउन में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चा अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है और आखिरकार उसे एक लोकल चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाया जाता है। वहाँ वह एक बात लेता है और बेसिक फिजिकल वेलबींग टेस्ट से गुजरता है। फिर आंखों की जांच के दौरान डैरिल स्नेलिन्स चार्ट को एक बार देखता है, फिर मुंह मोड़ लेता है और फिर अल्फाबेट को सीरियली याद कर लेता है। यह हमें साफ पता चलता है कि वह एक आम बच्चा नहीं है और उसकी मानसिक क्षमताएं आम बच्चों से बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि 10 साल की उम्र में अल्फाबेट जानना काफी इम्प्रेसिव है। फिर सीन डैरिल पर शिफ्ट होता है और वह एक प्लान में बैठा होता है और कहता है, इस वक्त चैट जीपीटी डी के बाद क्या होता है। फिर अगले सीन में सेंटर के चीफ सोशल वर्कर हावी फॉक्स को डैरिल के मेडिकल असेसमेंट रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। वह कहते हैं कि बच्चे का शरीर बिल्कुल ठीक है लेकिन वह सिवियर एमनीजिया से सफर कर रहा है। डैरिल को अपने माँ बाप और यह भी नहीं याद है कि वह कहाँ से है, लेकिन हावी उसे तसल्ली देते हैं कि वह उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। तब तक डैरिल को एक फॉस्टर होम में रहना पड़ेगा राज्य के नियमों के मुताबिक। लेकिन हावी या कोई और ये नहीं समझता कि डैरिल बाकी मिसिंग या ऑर्फन्ड बच्चों की तरह नहीं है। वह असल में एक एआई रोबोट है जिसका नाम डैरिल है, जो डेटा एनालाइजिंग रोबोट यूथ लाइफ फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। यह बच्चा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट है जो टेसम एक सीक्रेटिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। उसकी बाहरी शक्ल एक आम 10 साल के लड़के की तरह है, लेकिन डैरिल का दिमाग एक एडवांस्ड माइक्रो कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें रिमार्केबल फीचर्स हैं। इन फीचर्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिफ्लेक्सेस, एक्सेप्शनल मल्टीटास्किंग स्किल्स, अल्फाबेट की नॉलेज और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक और मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी शामिल है। मिलिट्री ने डैरिल प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया था ताकि एक सुपीरियर सोल्जर तैयार किया जा सके, लेकिन डॉक्टर मलिगन जो इस प्रोजेक्ट में बाकी साइंटिस्ट्स में से एक थे, इस प्रोजेक्ट के अनएथिकल मकसद के बारे में जान गए थे और बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए वह डैरिल के साथ बेस से भाग गए थे। फिर कुछ दिन बाद हावी अपने करीबी दोस्त और नेबर एंडी रिचर्डसन से इस नए बच्चे के बारे में बात करते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं डैरिल को एंडी और उसकी प्यारी पत्नी जिसका नाम जॉयस है के हवाले किया जाता है, जो डैरिल के फॉस्टर पेरेंट्स बनेंगे। यह पता चलता है कि एंडी और जॉयस के खुद के कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वह एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति लेने के लिए पहले एक बच्चे को फॉस्टर करना पड़ेगा। अगले सीन में यह जोड़ी डैरिल को अपने घर में देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने नए टेम्पररी घर में स्वागत करती है। दिन गुजरते हैं और डैरिल आसानी से रिचर्डसन के घर में घुल मिल जाता है। डैरिल बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल होता है, लेकिन बड़े लोग जल्दी ही महसूस करते हैं कि उसकी सोशल स्किल्स कुछ हद तक लिमिटेड हैं। वह चीजें जैसे ह्यूमर या सरकास्म नहीं समझता और चीजों को काफी लिटरली लेता है। इसलिए वे डैरिल को अपने पड़ोसी फॉक्स परिवार से मिलवाते हैं, जिसमें मिसेस इलेन, उनकी टीनेज बेटी शेरी और विटी बेटा टाइलर टर्टल फॉक्स रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि टर्टल अपने नए दोस्त डैरिल को अपने घर ले जाता है और वे एक कंप्यूटर गेम खेलते हैं जिसका नाम है पोल पोजीशन। डैरिल इसे देखता है और फौरन इस गेम से फैसिनेट हो जाता है। फिर वह खुद खेलने की कोशिश करता है और पहली बार में सबसे ज्यादा पॉइंट्स का रिकॉर्ड तोड़ देता है। टर्टल और शेरी इस पर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। कुछ दिन बाद डैरिल पहली बार स्कूल जाता है और अपनी एक्सेप्शनल एकेडमिक एबिलिटी से टीचर को इम्प्रेस कर लेता है। घर पर एंडी डैरिल को बेसबॉल सिखाता है, लेकिन डैरिल उसे अपनी हार्ड हिटिंग बैटिंग एबिलिटी से हैरान कर देता है। यह देखकर एंडी अपनी लोकल बेसबॉल टीम मोहॉक्स को चैंपियनशिप जीतने का ख्याल करने लगता है।
फिर वह डेरिल से वादा कराता है कि वह अपनी ग्रेट बेसबॉल स्किल्स के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई और एजेंट उसे पोच करे। लेकिन बच्चे, रोबोट के लिए राज रखना एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह एंडी को नहीं पता कि वह एक रोबोट है। फिर डेरिल अपनी फॉस्टर माँ को अपने गेम के बारे में बताने चला जाता है। डेरिल यह भी सीखता है कि लड़कों का लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन कैसा होता है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाता क्योंकि वह तो एक रोबोट है। फिर एक दिन एंडी डेरिल के साथ एटीएम जाता है पैसे निकालने के लिए, लेकिन मशीन इनसफिशिएंट फंड्स दिखाती है क्योंकि बैंक कंप्यूटर में मलफंक्शन हो गया है। तब डेरिल इस मसले को अपने हाथ में लेता है और गलती को ठीक कर देता है। वह कंप्यूटर को मैनिपुलेट करके एंडी के अकाउंट में 1.4 मिलियन दिखाता है बिना उसकी जानकारी के। इसके बाद डेरिल और एंडी स्कूल जाते हैं बेसबॉल गेम के लिए वार्म अप करने। इस दौरान घर पर जॉयस अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और वह अपने मिक्स्ड इमोशंस का इजहार करती है। वह एक माँ के तौर पर अपने आप को अनवांटेड महसूस करती है क्योंकि डेरिल इतना परफेक्ट बच्चा है और अपने काम खुद करता है। वह अपने कपड़े आयरन करता है, अपनी बिस्तर खुद बनाता है और अपने जूते पॉलिश करता है। जॉयस यह भी कहती है कि डेरिल उससे बेहतर माँ है क्योंकि वह अपना सारा काम खुद ही कर लेता है। फिर हावी एक दिन उनके घर आता है बुरी खबर लेकर। अथॉरिटीज ने डेरिल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लिया है। रिचर्डसन फैमिली ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वे तय करते हैं कि वे सहयोग करेंगे और डेरिल को उसके माता पिता के साथ रात बिताने देंगे। यह साफ है कि रोबोट लड़का जॉयस और एंडी से जुड़ गया है। डेरिल यह इंसिस्ट करता है कि वह उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन एंडी उसे बताता है कि उसे अपने असली माता पिता के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि वे उसे याद कर रहे हैं और उन्होंने उसे महीनों से ढूंढ रखा है। अगली सुबह डेरिल के माता पिता एलन और जेफरी बाकिंगटन आते हैं उसे घर ले जाने के लिए। टर्टल इस स्थिति से इतना उदास होता है कि वह अपने दोस्त को गुड बाय कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद डेरिल के असली माता पिता उसे सीधे एयरपोर्ट ले जाते हैं और वे एक प्राइवेट जेट में चढ़ते हैं ताकि घर वापस जा सकें। हमें यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट पता चलता है कि एलन और जेफरी असल में एक टास्क पर हैं डेरिल को लाने का। वे डेरिल का डीब्रीफिंग करते हैं जिसमें उसने रिचर्डसन के साथ अपने समय के दौरान सीखे गए वैल्यूएबल लेसन्स का जिक्र होता है। डीब्रीफिंग में कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को हाईलाइट किया जाता है, जैसे बेसबॉल गेम के दौरान जानबूझकर स्ट्राइक आउट करने का फैसला। यह इस बात को दिखाता है कि कभी कभी एक चीज की कुर्बानी देने से दूसरी चीज हासिल की जा सकती है। इसके अलावा डेरिल का चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम को वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम पर तरजीह देना भी नोट किया जाता है। यह रेवलेशन जेफरी को हैरान कर देता है क्योंकि इससे उसे लगता है कि डेरिल इंसानी भावनाएं रखने की क्षमता रखता है। लेकिन एलन अब भी कन्विंस्ड नहीं होती, इसलिए जेफरी कुछ बायोकेमिकल टेस्ट्स करने का फैसला करता है। वे डेरिल को एक कमरे में डाल देते हैं जहां डॉक्टर उसके दिमाग का थरो एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, लेकिन डेरिल लैब के कंप्यूटर में हैक कर लेता है और टाइप करता है कि वह स्कैर्ड है, एक ऐसी भावना जो एक रोबोट महसूस नहीं कर सकता। सीन अचानक बदल जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर जेफरी पेंटागन में मिलिट्री जनरलों को फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर रहा है। डेरिल की इंसानी भावनाओं इंक्लूडिंग फियर की क्षमता का रेवलेशन मिलिट्री को यह समझने पर मजबूर कर देता है कि डेरिल एक्सपेरिमेंट एक फेल्योर है। जेफ उनके फैसले से हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर मलिगन के एक्शंस की वजह से उन्हें डेरिल के बारे में पहले से ज्यादा पता है। लेकिन जनरलों को यह लगता है कि डेरिल जैसा रोबोट आर्मी के लिए बेकार है और वे प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने का फैसला करते हैं। आर्मी डॉक्टर जेफरी को यह भी आदेश देती है कि वह डेरिल का एक एडल्ट वर्जन बनाए जो सब कुछ सीखने के लिए प्रोग्राम किया गया हो जो आर्मी सिखाता है, एक फियरलेस, टेक्निकली स्किल्ड, डेवस्टेटिंग सोल्जर। लेकिन इसका नाम अब भी डेरिल होगा ताकि यह किसी को इंटिमिडेटिंग न लगे। उदास डॉक्टर जेफरी फिर यह बुरी खबर डेरिल को देने जाता है, लेकिन वह डेरिल से इतना अटैच्ड हो गया है कि उसे यह करने की हिम्मत नहीं होती। डेरिल फिर इस मौके का फायदा उठाता है और रिक्वेस्ट करता है कि रिचर्डसन और उसका दोस्त टर्टल उसे मिलने आए। हैरानी की बात है कि डॉक्टर जेफरी इस पर राजी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें उसे एक आखिरी बार मिलने का हक है, पहले कि उसे डिसमेंटल किए जाने से पहले। जल्द ही रिचर्डसन, टर्टल और उसके पिता हावी टेसम लेबोरेटरीज में पहुंचते हैं। डॉक्टर जेफरी उन्हें फैसिलिटी में स्वागत करते हैं और डेरिल के बारे में सच्चाई बताते हैं जो उन्हें हैरान कर देता है। उन्हें इस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब डॉक्टर जेफरी डेरिल के कुछ अल्ट्रा ह्यूमन फीचर्स दिखाते हैं तो वे स्टन्ड रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद डेरिल अपने परिवार से मिलता है और उन्हें जोर से गले लगाता है। यह डॉक्टर जेफरी को इतना प्रभावित करता है कि वह उसे हमेशा के लिए आजाद करने का मुश्किल फैसला करते हैं।
पूरे परिवार को वापस घर भेजने के बाद जेफरी एक योजना बनाता है ताकि डेरिल को फैसिलिटी से चुरा सके, लेकिन उसकी पुरानी सहयोगी डॉक्टर एलन इस योजना के बारे में जान लेती है और मिलिट्री चीफ को अलर्ट करती है। फिर मिलिट्री चीफ जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं और साइंटिस्ट को डेरिल को वहीं पर खत्म करने का हुक्म देते हैं ताकि टास्क को पूरा किया जा सके। डॉक्टर एलन को डेरिल को डिसमेंटल करने का चार्ज दिया जाता है, जो वह नफरत से करती है। मिलिट्री चीफ बाद में ब्रीफ करता है कि डेरिल को टर्मिनेट कर दिया गया है और फिर गुस्से में भरा डॉक्टर जेफरी फैसिलिटी से निकल जाते हैं। लेकिन एक ड्रास्टिक टर्न ऑफ इवेंट्स में यह पता चलता है कि डेरिल अब भी जिंदा है। डॉक्टर जेफरी किसी तरह डॉक्टर एलन को डेरिल की जिंदगी बचाने के लिए राजी कर लेते हैं। उन्होंने डेरिल को लैब से चुराकर अपनी कार के बूट में रख दिया होता है। फिर डॉक्टर फैसिलिटी से बिना किसी को देखे निकलते हैं, लेकिन इसी वक्त चीजें खराब होने लगती हैं। मिलिट्री चीफ लैब के कंप्यूटर पर एलन और जेफरी के बीच मैसेजेस देख लेता है। हाँ, दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट ने यह गलती की। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब मिलिट्री चीफ को पता है कि डेरिल अब भी काम कर रहा है और फिर वह अपने लोगों को जेफरी को रोकने का हुक्म देते हैं। उस वक्त तक डॉक्टर लैब के प्रेमिसेस से बाहर निकल चुके होते हैं और एक इंटेंस कार चेज शुरू होती है। लेकिन डेरिल हीरोइकली स्टीयरिंग व्हील संभाल लेता है और अपनी सुपर ह्यूमन ड्राइविंग स्किल्स की वजह से पुलिस कार्स को शेक ऑफ कर देता है। यह ड्यूओ फिर किसी लोकल मोटल में रात बिताते हैं और अपनी व्हीकल भी बदलते हैं। अगली सुबह जेफरी डेरिल को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने का प्लान बनाता है। वे एक पुरानी ट्रक में निकलते हैं और सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थिति तब डार्क टर्न लेती है जब यह ड्यूओ एक पुलिस चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। जेफरी शुरू में ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होता है और अपने सभी पेपर्स भी दिखाता है, लेकिन जब ट्रक निकलने ही वाला होता है तब कॉप रियर विंडो से डेरिल को देख लेता है। वह बूढ़े आदमी को तुरंत व्हीकल रोकने की वार्निंग देता है, लेकिन जेफरी इस पर अमल नहीं करता। जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता, कॉप गोली चला देता है और गोली जेफरी के एब्डोमेन रीजन में लगती है। फिर भी वे चेक पॉइंट से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जेफरी कार को एक जंगल के पास रोक देता है और बाहर गिर जाता है। उसका बहुत सारा खून बह जाता है और आखिरकार डेरिल के हाथों में मर जाता है। बेचारा, यह बेचारी लड़का अपनी जिंदगी में पहली बार आंसुओं में बह जाता है। उस रात डेरिल चोरी छिपके एक नजदीक के यूएसएएफ एयर बेस में घुसता है और एक कंप्यूटर को हैक करके कई अलार्म ट्रिगर कर देता है। वह अलार्म से पैदा होने वाले डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और एक लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड चुरा लेता है। बेस पर मौजूद सभी सैनिक बेबस होकर देखते हैं जब एक 10 साल का बच्चा सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट उड़ा रहा होता है। इस दौरान बच्चा प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करता है और अपने होम टाउन बार्किंगटन के कोऑर्डिनेट्स फीड करता है। डेरिल अपने दोस्त टर्टल से भी संपर्क करता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वह शेरी के साथ ब्लू लेक चले। दूसरी तरफ मिलिट्री के पास कोई मिसाइल नहीं होती जो ब्लैकबर्ड को पकड़ सके, इसलिए उन्हें डेरिल को यह बताना पड़ता है कि प्लेन मिड फ्लाइट में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके वाष्पीकृत कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चा उनसे एक कदम आगे होता है और अपनी मौत का झूठ बनाने का प्लान बनाता है। वह सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर के खत्म होने का इंतजार करता है और आखिरी पल पर इजेक्ट हो जाता है। जब प्लेन ब्लो होता है तो अफसोस से जी फोर्स के असर से डेरिल अस्थायी रूप से बेहोश हो जाता है। वह धीरे धीरे ब्लू लेक में गिरता है जब तक वह अपनी सीट से जुड़ा रहता है। इस सब वजन की वजह से वह डूबने लगता है और बेचारी लड़का डूब जाता है। इस बीच टर्टल और शेरी साइकिल पर झील की तरफ जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। वे कुछ देर तक धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, लेकिन डेरिल का शरीर जल्दी ही झील की सतह पर आता है। उदास टर्टल पानी में कूदता है और जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड को बाहर निकाल लेता है। वह और उसकी बहन डेरिल को नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्होंने बहुत देर कर दी होती है अस्पताल लाने में, क्योंकि डेरिल एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट होता है, तो उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। यह घटना सबको तोड़ देती है और दोनों परिवार रिचर्डसन्स और फॉक्सेस साथ में गम मनाते हैं। लेकिन टर्टल बचपन की तरह अडिग रहता है कि उसका दोस्त नहीं मर सकता, क्योंकि उसके पास इंसानी दिमाग नहीं है। टीएसओम की वैज्ञानिक डॉक्टर एलन अस्पताल आती है और डेरिल के लाइफलेस बॉडी को देखकर उसे चुपचाप फिर से सक्रिय करती है और उसे जिंदगी वापस देती है, क्योंकि डेरिल को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया था। वह अब टीएस के रडार पर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने उसमें कोई ट्रैकर चिप या जीपीएस नहीं लगाया था, जबकि वह अब तक का सबसे महंगा एडवांस्ड रोबोट है। अब वह अपने फॉस्टर परिवार और अपने बेस्ट फ्रेंड के पास वापस जाने के लिए आजाद होता है। रिचर्डसन और फॉक्स परिवार अपने घर जाने ही वाले होते हैं और जब वे सब अस्पताल से बाहर आते हैं तो उन्हें डेरिल मिलता है जो उनकी तरफ दौड़ता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिल्म यहाँ खत्म होती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो यार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रोमांचक फिल्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।